नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा आरंभ करो, कक्षा का समय हो चुका है, तो आप सभी के सामने हाजिर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी को जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए फटाफट। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जी, बीके राजा, दिव्या, दयाराम, एसआई मंजू, राखी पारी, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में है। मित्रों चलिए, राम राम, नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के 10-2-2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सभी विषयों को लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। उससे पहले कुछ बात जो आपको जाननी चाहिए वो आपके सामने रखते हैं। चलिए जरा देखिए, यहां लिखा है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। किसी को अकेले सोचने भर से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हर व्यक्ति सोचता है कि भाई हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। कुछ लोगों के ख्वाब ख्वाब बने रह जाते हैं क्योंकि वो उसके लिए प्रयास नहीं करते। हमें जीवन में प्रयास करेंगे तो ही जीवन में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जरा, जब हमने ठान ही लिया है तो अब शुरुआत कर ही देते हैं आपके सामने। मामला सारा गायब कैसे हो गया? चलिए दोबारा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के सामने मैं एक सेकंड का समय ले रहा हूं। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सवालों के साथ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। उन सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। वर्ष 2021-22 के बजट में मनरेगा के तहत आवंटित होने वाले बजट में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, यह पहला सवाल है। हाँ जी, सबकी अटेंडेंस लगा दी है। चलिए पहला सवाल ही बताइए जरा, क्या होगा इसका सही जवाब। पूछा क्या गया है आपसे, यहां लिखा है 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया है निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, इन्होंने बजट जो प्रस्तुत किया है वो इनका कौन सा बजट है? तो मैंने कहा था इनका चौथा बजट है और यह डिजिटल दूसरा बजट है। डिजिटल कौन सा बजट है? डिजिटल आपका दूसरा बजट जो है वो डिजिटल है। इसके अलावा मोदी सरकार की अगर बात करें तो उनके बतौर यहां पर ये 10वां बजट जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। यहां लिखा है मनरेगा के तहत आवंटित होने वाली बजट में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। लगातार बजट में मनरेगा योजना के तहत आवंटित होने वाले पैसे में लगातार कमी की जा रही है और इस बार इसमें जो कमी है तो उसका सही जवाब जो है वो क्या है, इसमें 25% की कमी सरकार के द्वारा की गई है। इस सरकार का यह सोचना है कि इन लोगों को जो हम ऐसे ही पैसा देते उसकी बजाय उस पैसे को दूसरे रूप में लोगों के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, या उसको और अन्य कामों में बहुत अच्छे से क्या किया जाए, लगाया जाए। क्योंकि मनरेगा के तहत जो होने वाला काम है वो काम तो कम होता है और पैसे की बर्बादी ज्यादा होती है। और आपको पता है बजट जो है वो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, सरकार का बजट जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो आय होती है सरकार की कहां से होगी और एक सरकार व्यय कहां करेगी ये होगा। तो सरकार का व्यय ज्यादा होता है, सरकार की आय कम होती है, यानी सरकार का जो बजट है वो किसका बजट होता है, घाटे का बजट होता है। सरकार इस घाटे को कम अगर करना चाहती है तो सरकार जितनी भी सब्सिडी देती है, जितनी भी क्या देती है, सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। और इस प्रकार की योजनाओं के अंदर जो पैसा सरकार खर्च करती है मनरेगा जैसी योजनाओं में, वो पैसा सरकार को कम करना पड़ेगा, तब सरकार का व्यय क्या होगा, कम होगा। अन्यथा सरकार का व्यय कम नहीं होगा। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की जानकारी है वो लोग ये बात बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और इस बजट में ये लगातार हो रही जो कमी है इस मनरेगा योजना के तहत, मनरेगा एक तरीके का क्या है, ये कानून है, ये योजना नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्या है, ये कानून है जो कि आपको काम का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? काम का अधिकार, काम का अधिकार जो है वो यह क्या करता है, प्रदान करता है। काम का अधिकार प्रदान करने वाला कानून कौन सा है?
तो आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा कानून जो है वो आपको काम का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत की जाने वाली बजट में राशि जो है वो पिछले वर्ष की बजाय लगातार कम होती जा रही है और इस बार इसको 25% तक क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री चौथा, और इसके अलावा इस बार के बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन, क्या है 400 वंदे भारत ट्रेन जो है, 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाने का भी क्या किया गया है, फैसला किया है। और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव वो हमारे क्या है, रेल मंत्री हैं। प्लस इन्होंने एक बात और भी कही है कि हमारी जो मिनी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, मिनी हाई स्पीड ट्रेन जो है, हाई स्पीड ट्रेन जो है वो जो हम बना रहे हैं, कहां से लेकर कहां तक, वो बना रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई के बीच, अहमदाबाद से किसके बीच में, मुंबई के बीच में जो हम बना रहे हैं, मुंबई के बीच में बना रहे हैं। उसमें पहला स्टेशन जो है वो हमारा क्या होगा, सूरत स्टेशन होगा, जो कि वर्ष 2024 तक बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। वर्ष 2024 तक ये वाला बनकर तैयार हो जाएगा। पहला इस प्रकार का स्टेशन जो है वो सूरत में बनेगा, 2024 तक ये बनकर तैयार होगा। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव ने कहां पर दी, ये जानकारी उन्होंने प्रदान की राज्यसभा में। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो। सवाल यह है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के अनुसार पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन कब किया जाएगा। यानी सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और उसके सचिव जो हैं वो जय शाह हैं, इन्होंने क्या किया है, अभी अभी राजस्थान के अंदर, आपको पता होगा राजस्थान के चौंक गांव, राजस्थान का कौन सा गांव है, राजस्थान का गांव है जिसका नाम है चौंक गांव। चौंक गांव जो है वो कहां पर पड़ता है, चोमू जो जयपुर में है, क्या है चोमू, चोमू जरूर ध्यान रखना कहां पर है, जयपुर में। यहां पर इसका एक स्टेडियम का क्या किया है, उद्घाटन किया है, स्टेडियम का उद्घाटन यहां पर किया गया है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में आरसीए जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, इस आरसीए के अध्यक्ष आपके हैं वैभव गहलोत, वैभव गहलोत है, वैभव गहलोत जो है वो ध्यान रखना, गहलोत। यहां पर चौंक गांव में क्या बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, ये बात मैंने यहां पर लिख दी है। अब आपसे पूछा है कि पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन जो है वो किस वर्ष किया जाएगा, तो वर्ष 2023 में जो है वो पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन किया जाना है। पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन अगले साल यानी वर्ष 2023 के अंतर्गत किया जाएगा, चौंक गांव, सॉरी यहां पर 2023 में किया जाएगा। और चौंक गांव में जो है वो तो क्या बन रहा है, स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। ये जानकारी जय शाह भी दे चुके हैं, सौरव गांगुली भी दे चुके हैं। जय शाह जो है वो हमारे गृह मंत्री, जय शाह जो है वो क्या है, सन ऑफ श्री अमित कुमार शाह, अमित भाई शाह, यानी अमित शाह के क्या है ये बेटे हैं। और अमित शाह हमारे क्या है भैया, गृह मंत्री हैं, प्लस इसके साथ साथ सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री जो हैं वो भी यही हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ष 2023 में इसका आयोजन होने जा रहा है। और अभी जो आईपीएल है उस आईपीएल में कई टीमें नई बनी है, देखना। एक तो अहमदाबाद की टीम नई बनी है, अहमदाबाद जो पुरुष आईपीएल होने जा रहा है, इस अहमदाबाद टीम का नेतृत्व जो वो हार्दिक पांड्या करेंगे। कौन करेंगे, हार्दिक पांड्या जो है वो इस टीम के क्या बनाए गए, कैप्टन बनाए गए हैं। प्लस इस बात को ध्यान रखना, एक लखनऊ की टीम जो है, लखनऊ, इस लखनऊ की टीम जो है, अहमदाबाद टीम और लखनऊ की टीम भी इसमें शामिल हो रही है। इस लखनऊ की टीम में राजस्थान के क्या है, राजस्थान के खिलाड़ी को स्थान मिला है। राजस्थान के किसको मिला है, तो रवि बिश्नोई जो है, रवि बिश्नोई जो है, बिश्नोई, उसको यह स्थान मिला है। अभी अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, किसके बीच में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, वेस्ट इंडीज के बीच में क्या चल रही है, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला चल रही है, जिसमें भारत ने 2 मैच क्या कर लिए, जीत लिए। और इसी श्रृंखला में भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला और 1000वां वनडे मैच भारत ने क्या कर लिया, जीत लिया। 1000वां वनडे मैच खेला और टीम ने क्या कर लिया, विजेता भी बन गई टीम इस वनडे में। किसके खिलाफ खेला, यह है पूछा जा सकता है परीक्षा में, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं। तो
भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है, जीता है, और कहां खेला गया ये मैच? अहमदाबाद में खेला गया। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं से पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, यहां लिख देता हूं, इनका संबंध जो है वो कहां से है? तो इनका संबंध जोधपुर से है। और इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल जो करियर है उसकी शुरुआत किस दौरे से तो की? भारत की घरेलू श्रृंखला जो है यहां पर इसको शामिल किया गया। इस लखनऊ जो टीम है उसने तो आईपीएल में इन्हें खरीदा है। आईपीएल में कितने में खरीदा है? तो आईपीएल में 4 करोड़ रुपए की राशि से इन्हें खरीदा है। बल्कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस श्रृंखला में इन्हें जो इंटरनेशनल मैच होते हैं उनके लिए पहली बार क्या किया गया है? चुना गया है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट की दृष्टि से एक सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपको पता होगा भारतीय अंडर 90 टीम जो है, अंडर 90 टीम, उस अंडर 90 टीम ने क्या कर लिया है? अपना वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, अंडर 90 टीम ने क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। ये भी बात ध्यान रखना। और कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता। 5वीं बार जो है अंडर 90 टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और किसको हराकर जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड वर्सेस किसके बीच में हुआ? फाइनल मुकाबला भारत के बीच में हुआ, जिसमें भारत विजेता बना और इंग्लैंड क्या बना? उप विजेता बना। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीति आयोग ने एक फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम 7 से 28 फरवरी तक चलने वाला है। देखिए यहां पर लिखा है नीति आयोग के एक फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? यह कार्यक्रम 7 से 28 फरवरी तक चलने वाला है। तो यहां आपको ध्यान रखना है फिनटेक ओपन समिट है। क्या है? फिनटेक ओपन समिट। फिनटेक ओपन समिट। ये ओपन समिट जो है किससे रिलेटेड है? पहली बात तो हम ये करेंगे, इसका आयोजन जो है वो वर्चुअल माध्यम से 7 से लेकर के कहां तक? 7 से 28 फरवरी तक। 7 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है 2022 के वर्ष में। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब देखो मैंने आपको फिनटेक के बारे में कई बार पढ़ाया। फिनटेक का मतलब क्या है? फिन का और टेक का मतलब अलग अलग है। फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी वित्तीय संबंधित है। इसका क्या है? वित्तीय संबंध है, वित्तीय। या फिर ऐसे कह सकते हो फिनटेक का मतलब फाइनेंशियली, आप लोग फाइनेंस कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? फाइनेंस या वित्त जो है उस वित्त से संबंधित है। और टेक्नोलॉजी इसका मतलब है क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी जितने भी वित्त से संबंधित हम काम करते हैं उनमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना फिनटेक कहलाता है। यानी वित्तीय व्यवस्थाओं में, वित्तीय व्यवस्थाओं में क्या करना? वित्तीय व्यवस्थाओं में तकनीकी का प्रयोग करना। तकनीकी का क्या करना भैया? तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? फिनटेक कहलाता है। तकनीकी का प्रयोग करना फिनटेक कहलाता है। ये ध्यान रखना। ये वित्त है, इसका मतलब फाइनेंस है, और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी है। तो आपके आज के बाद कहीं भी फिनटेक से संबंधित आए तो आप समझ जाना, जहां पैसे का लेन देन का जिक्र हो, या फिर किसी के ट्रांजैक्शन की बात हो, या फिर वित्त से संबंधित जहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वो किससे रिलेटेड है? फिनटेक से रिलेटेड है। जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, इन सब का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारे भी किसके अंतर्गत आते हैं? फिनटेक के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, जो अभी ये ओपन समिट का आयोजन किया जा रहा है, इस समिट में नई तकनीकें जो है, नई तकनीक क्या यूज हो सकती है? नई तकनीक क्या हो सकती है? प्लस इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं? इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं वो भी सब इसके अंतर्गत आएगी। चुनौतियां बहुत है, लोगों का पैसा बीच में गायब हो जाता है, टेक्नोलॉजी है तो ये नई तकनीक क्या हो सकती है, इसकी चुनौतियां क्या हो सकती है, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। यानी इन चुनौतियों से सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम क्या नए उपाय कर सकते हैं, ये सब इस ओपन समिट के अंतर्गत बात की जा रही है। अभी ये कार्यक्रम जो है वो इतने तक चलने वाला है। इसका जो उद्घाटन है वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया, क्योंकि यही हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ रेल मंत्रालय भी इनके पास है। रेल मंत्रालय और आईटी विभाग जो है, रेल मंत्रालय और क्या है? आईटी विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। नीति आयोग के
फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया है। तो नीति आयोग आप लोग सब जानते हैं मेरे हिसाब से। नीति आयोग में तो आपको नीति आयोग के संदर्भ में बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये नीति है, ठीक है। और नीति आयोग जो है वो किसके स्थान पर आया है? 1950 में स्थापित हमारा एक योजना आयोग जो था, योजना आयोग जो था, इस योजना आयोग के स्थान पर इसको 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से ये क्या आया था? अस्तित्व में आया था। इसके मुख्य जो है वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार इसके क्या हैं? वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो पहले कौन थे भैया? पहले अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगड़िया का नाम आपने सुना होगा, वो रहे हैं। इसमें कई प्रकार के सदस्य होते हैं, लेकिन 2 पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं। 2 पूर्णकालिक सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, प्लस इसमें 2 जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी शामिल किए जाते हैं, प्लस इसकी जो परिषद है उसके अंदर प्रत्येक राज्य जो है उस राज्य का मुख्यमंत्री मेंबर होता है, प्लस जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासकों को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। पहले अरविंद पनगड़िया थे, अभी राजीव कुमार है, और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल जो आपका इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए नई बनने वाली थिंक टैंक संस्था के रूप में काम करता है। ये किस रूप में? भारत सरकार के थिंक टैंक्स की संस्था के रूप में काम करता है, यानी नए नए विचार बताने का काम नीति आयोग का है। तो ये सारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदीनोमिक्स इनकी एक जो एग्जाम वॉरियर्स है वो इनकी एक पुस्तक है, और अभी फरवरी माह में भी परीक्षा पर चर्चा का आयोजन होना है। अमित शाह के बारे में बातचीत हमारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह जी क्या है? रक्षा मंत्री हैं, प्लस लखनऊ से आते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल क्या है, स्क्रीन पर जरा देखिएगा। यहां है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है, ये बताइए। देखिए एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। क्या है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम। ये सब के सब तकनीकी से जुड़े हुए हैं, सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान एक जगह किया जा सके। इसके लिए क्या है? एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बना हुआ है हमारा। अभी देश का पहला ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इस सिंगल विंडो के साथ अपना एक सिंगल विंडो जो है वो पोर्टल तो लॉन्च किया ही है, एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन उसने कहा है कि हम जो है वो इस नेशनल सिंगल विंडो के साथ हमारा जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको क्या कर रहे हैं? एकीकृत कर रहे हैं। एकीकृत करने का फैसला जो है वो किया है, उसने लॉन्च किया है अपना अलग से सिंगल विंडो सिस्टम। उसके बाद उसे जो केंद्र वाला नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है उसके साथ उसे एकीकृत किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है और चंडीगढ़ है। तो इसका सही जवाब मित्रों जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर वो पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपना एक सिंगल विंडो जो है वो लॉन्च किया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपना एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए। तो आपको जवाब देना है कि भैया ऐसा जम्मू कश्मीर है। और यही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो नेशनल जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम है उसके साथ एकीकृत कर दिया गया है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यहां लिखा है जम्मू कश्मीर, तो आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में 2 बातें जानिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले क्या बनाए गए? पहले उपराज्यपाल बनाए गए। उपराज्यपाल बनाए गए, लेकिन फर्स्ट बनाए गए। ये क्या कर गए? फर्स्ट बनाए गए। मनोज कुमार सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। मनोज कुमार सिन्हा, ये मनोज कुमार सिन्हा साहब जो हैं ये क्या है? वर्तमान में उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल जो है ये क्या है? वर्तमान में है। वर्तमान जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो हमारी बातें इनके संदर्भ में है, लेकिन यहां पर एक आपने राधा कृष्ण माथुर का नाम भी सुना होगा। किसका? राधा कृष्ण
माथुर, ये राधा कृष्ण माथुर साहब जो हैं ये कहाँ के उपराज्यपाल बने हुए हैं, ये कहाँ के उपराज्यपाल बने हुए हैं, यह भी आपको बताना है। जरा बताइएगा कहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, आरडी माथुर जो है वो कहाँ के हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो है वो वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में सीएजी हैं, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सीएजी के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको बनाया गया, महालेखा परीक्षक इनको बनाया गया। ये बात आपको बता रखी है कि इसका उल्लेख भारत के संविधान के 148 से 151 तक के अनुच्छेद जो हैं उनमें इनका क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आपका है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर राधा कृष्ण माथुर हैं, ये लद्दाख है। चलिए अब बात करते हैं पुडुचेरी। मैंने पुडुचेरी के बारे में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। पुडुचेरी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अंत रूप से फ्रांसीसी जो थे उनको भगाकर हमने अपना यहां पर स्थापित किया आधिपत्य। ये तीन भाग जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, किसके हैं ये तीनों भाग, पुडुचेरी के हैं। ये पुडुचेरी जो है यहां आपका केंद्र शासित प्रदेश है। प्लस इस बार जो युवा महोत्सव मनाया गया, क्या मनाया गया, युवा महोत्सव मनाया गया 12 जनवरी को। युवा महोत्सव कब मनाया गया, ये युवा महोत्सव 12 जनवरी को इसका आयोजन कहां किया गया, तो पुडुचेरी में ही इसका आयोजन किया गया था। माहे करिकाल जो है, माहे, ठीक है, और आपका क्या है, यनम है, और करिकाल, करिकाल और यनम जो है वो आपको ध्यान रखना। एम के वाई ऐसे याद करो, एम के और वाई, ये क्या है, माहे है। ठीक है, माहे, करिकाल, करिकाल, ठीक है, और ये वाला आपका यनम है, यनम है। यहीं पर आपका पुडुचेरी जो छोटा इलाका है वो भी पड़ता है। तो इस प्रकार इन भागों को मिलाकर ये हुआ है। और यहां पर युवा महोत्सव का आयोजन इस बार कहां किया गया, तो पुडुचेरी में इस बार इसका आयोजन किया गया था। 12 तारीख को प्रधानमंत्री ने इसका क्या किया था, 12 तारीख को उद्घाटन किया था। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो क्या है, जम्मू कश्मीर है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा बता दो। इंडिया टेलीकॉम 2022 का आयोजन 8 फरवरी से 10 फरवरी तक वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया। इंडिया टेलीकॉम 2022 एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिट चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। यहां देखिए मेरे मित्रों क्या है, अंतरराष्ट्रीय एक व्यापार समिट का आयोजन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिट 2022 के नाम से इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इंडिया टेलीकॉम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत क्या किया जा रहा है, इंडिया टेलीकॉम, टेलीकॉम, इंडिया टेलीकॉम 2022 इस नाम का भी एक समिट इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है वो 8 से 10 फरवरी तक वर्चुअल रूप से किया जाएगा। 8 से 10 फरवरी तक इसका आयोजन क्या किया जाएगा, वर्चुअली रूप से किया जाएगा। यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया वो सुनो पहले। तो इसका उद्घाटन जो है वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ही किया गया। अश्विनी वैष्णव जो है उन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन दूरसंचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिषद या बीएसएनएल या रिलायंस, इनमें से किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखना मेरे मित्रों। यहां पर आपको इसका सही जवाब ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब जो है वो ए है, यानी दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जो है इसके द्वारा इंडिया टेलीकॉम 2022 नाम से एक क्या किया जा रहा है, नई पहल की शुरुआत, यानी एक समिट है। ये एक क्या है, समिट है, जिसके अंतर्गत टेलीकॉम सेक्टर में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, दुनिया के सामने किस प्रकार दूरसंचार व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए, नई तकनीकों को लाने के लिए एक ऐसा समिट का आयोजन किया गया है जो कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। विद्युत मंत्री ने
पावरथॉन 2022 नामक हैकाथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। आपको यह बताना है कि हमारे केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं कौन। पावरथॉन 2022 ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रतियोगिता है। पावरथॉन 2022 क्या है, एक प्रतियोगिता है। पावरथॉन 2022 ये एक हैकाथॉन है। क्या है, हैकाथॉन प्रतियोगिता है। हैकाथॉन प्रतियोगिता है, ये एक क्या है, प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आपको यह बताना है। यह भी वर्चुअल रूप से, वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्चुअली इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और उद्घाटन इसका मैंने बता दिया आपको, किसने किया, विद्युत मंत्री ने किया है। तो आपको यह बताना है हमारे विद्युत मंत्री कौन है। तो देखिए हमारे विद्युत मंत्री हैं आर.के. सिंह। केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है, आर.के. सिंह जो हैं, आर.के. सिंह हमारे क्या है, विद्युत मंत्री हैं। ठीक है, अब जरा देखिए हमारे नारायण राणे साहब जो है एमएसएमई सेक्टर जो है, एमएसएमई सेक्टर जो है, इस एमएसएमई मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। मंत्रालय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। चलिए इसके बाद है नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री है। केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री है, कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, ये वाले कृषि मंत्री हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी राज्य कृषि मंत्री हैं। राज्य कृषि मंत्री का मतलब राजस्थान के नहीं, राज्य कृषि मंत्री है, कैबिनेट जो केंद्र सरकार में राज्य कृषि मंत्री, यानी नरेंद्र तोमर के सहयोगी हैं। लेकिन इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है, बाड़मेर क्षेत्र से है। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र जो है, उस बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से इनका क्या है, संबंध। राजस्थान के बाड़मेर से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के सहयोगी के रूप में इनकी भूमिका है। ठीक है, तो आज आपको ये सारी बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है मेरे मित्रों। चलिए अब बात करते हैं आज की। राजस्थान में बाड़मेर का नाम आया तो एक बात ध्यान रखना, नाथ द्वारा का जो मंदिर है, नाथ द्वारा का नाम सुना है आपने, श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध। ये नाथ द्वारा का पहले सियाड़ गांव नाम था। क्या था, सियाड़ गांव। ये सियाड़ गांव के नाम से जाना जाता था। श्रीनाथ जी जो है, नाथ द्वारा, राजसमंद का नाम आपने सुना होगा, राजसमंद। इस राजसमंद में स्थित नाथ द्वारा, जहां से हमारे सीपी जोशी जो है वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो आते हैं, तो सियाड़ गांव इसका प्राचीन नाम था। लेकिन बाद में इसी सियाड़ गांव में क्या किया गया, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई और इस गांव का नाम क्या पड़ गया, नाथ द्वारा पड़ गया। तो आज इसी जो गांव है इसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना और मंदिर का काम जो है वो संपन्न हो गया। यानी आज ही के दिन ये सियाड़ गांव नाथ द्वारा बना और श्रीनाथ जी की यहां पर स्थापना की गई थी। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज तारीख आप लोगों को पता है 10 फरवरी है। 10 फरवरी के दिन ही ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये निर्माण पूरा हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना आज के दिन नाथ द्वारा में की गई थी। और नाथ द्वारा की पिछवाइयां प्रसिद्धि हैं, आप लोग ये बात शायद मेरे हिसाब से जानते हो। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं मेरे मित्रों। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में दुर्लभ विकार रेयर डिसऑर्डर है, ये बीमारी वाली का इलाज जो है वो संभव होगी, जिसका निःशुल्क या सब्सिडी पर आधारित होगा। ये बीमारियां कौन सी है, आपको ये बताना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है। कौन है, मनसुख मांडविया जो है, मांडविया, ये हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्लस केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं क्या है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, परिवार कल्याण मंत्रालय, इस मंत्रालय के कल्याण मंत्रालय के प्रभारी है। प्लस इसके साथ साथ इनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है। क्या है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। इसके बाद आपसे बताया गया कि दुर्लभ विकार जिसे हम रेयर डिसऑर्डर वाली बीमारियां कहते हैं, उनका इलाज अब संभव होगा भारत में ही।
निःशुल्क होगा या तो इनका इलाज या सब्सिडी आधारित इनका इलाज किया जाएगा। ये बीमारियां कौन सी है तो ध्यान रखना, एक तो है फेयरबैक्स डिजीज जिनको अपन कहते हैं, एक है एग्रोमिगेली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्रोमिगेली है जिसे महाकायता कहा जाता है। ये महाकायता एग्रोमिगेली जो रोग है वो भी इसी प्रकार का एक रोग है। इन दोनों रोगों को ध्यान रखना, ये रेयर डिसऑर्डर के रोग है। क्या है? रेयर डिसऑर्डर आधारित रोग है। रेयर डिसऑर्डर आधारित क्या है? ऑर्डर आधारित रोग है। इनका इलाज अब भारत में क्या हो पाएगा? संभव हो पाएगा ऐसा कहा गया है। और इलाज भी या तो निःशुल्क होगा या फिर क्या किया जाएगा, यहां पर इनको सब्सिडी प्रदान की जाएगी इलाज में। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपको यह बताना है। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, या फिर आरआरबी है। आरआरबी का मतलब क्या है? रेलवे पुलिस फोर्स है, और भारतीय सेना है। ये क्या है? रेलवे पुलिस सेवा, पुलिस फोर्स है, रेलवे पुलिस सेवा, रेलवे पुलिस सेवा, पुलिस सेवा है। किसके द्वारा शुरू किया गया? बीएसएफ के बारे में आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल जो है, सीमा सुरक्षा बल, ये सीमा सुरक्षा बल के बारे में आपको कई बार मैंने बातें बताई है। राजस्थान के संबंध में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के संदर्भ में ध्यान ये रखना है कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर, इस जैसलमेर में अब क्या किया जाएगा? अटारी बॉर्डर की तरह पर यहां पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा, जो कि बॉर्डर टूरिज्म को क्या किया जा रहा है? बॉर्डर टूरिज्म को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में बीएसएफ के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। और इसको क्या कर दिया गया है? सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी नीति आयोग जो है, उस नीति आयोग के पास इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया था। नीति आयोग के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है? नीति आयोग ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक बड़ा स्टेडियम जो है वो यहां पर बन रहा है, जहां से एक बड़ा टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस टावर से पाकिस्तान को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो ये सब काम सीमा सुरक्षा बल ने इस बार गणतंत्रता दिवस पर क्या किया था? गणतंत्रता दिवस पर मेरे दोस्तों ऊंटों के 100 ऊंटों के दल ने, 100 ऊंटों के दल ने क्या किया था? यहां पर परेड किया। उसमें संग्राम नाम का जो ऊंट था, उस संग्राम नामक ऊंट ने सबसे आगे इसका नेतृत्व किया था। तो ऑपरेशन सर्द हवा हो, गर्म हवा हो, वो भी बीएसएफ से संबंधित है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन आहट के बारे में। ऑपरेशन आहट जो है वो मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, और यह रेलवे पुलिस बल द्वारा शुरू किया गया एक क्या है? अभियान है। रेलवे पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक क्या है? अभियान है। यहां पर इनके बारे में आप लोग एक बात जानते हैं कि एक ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन सर्द हवा, और एक क्या है? गर्म हवा। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म हवा और सर्द हवाओं की रक्षा के लिए नहीं दोस्तों, इसका गठन किया गया पाकिस्तान से आने वाले जो तस्कर हैं, ये तस्कर जो आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन तस्करियों को रोकने के लिए और सीमा की सुरक्षा करने के लिए अभियान जो है वो बताए गए। ठीक है ज्योति रातावती, पहले आपको आंसर बता देंगे, आज के बाद ये आरपीएफ जो है वो इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए, हाँ, जोधपुर से 60 ऊंट गए थे और बीकानेर से 40 ऊंट, और इनको प्रशिक्षण जो है, इन 100 ऊंटों का प्रशिक्षण कहां आयोजित किया गया था? तो जोधपुर में इनका प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना के हमारे प्रमुख जो हैं वो एमएन नरवणे साहब है। एमएन क्या है? नरवणे साहब जो हैं वो हमारे सेना प्रमुख हैं वर्तमान में। आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख है। आर हरि कुमार क्या है? नौसेना प्रमुख है। नौसेना प्रमुख है। प्लस हमारे वी आर चौधरी साहब जो है, वी आर क्या है? चौधरी साहब जो है वो हमारे क्या है? वायु सेना प्रमुख है। वायु सेना प्रमुख है। तो ये सारी बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण की आपूर्ति हेतु भारत सेना किसके साथ समझौता किया है अभी हाल ही में? कॉन्कर्स एम नाम की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके निर्माण की आपूर्ति हेतु भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? आपको यह बताना है।
डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी, इसका सही जवाब जो वो मैं पहले ही बता देता हूं, चलो, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। भारत क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका क्या है? सही जवाब है। ये इस नाम की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक क्या है? कंपनी है। इस कंपनी के साथ भारतीय सेना ने क्या किया है? अभी समझौता किया है। दिल्ली जो है यहां पर जी सतीश रेड्डी साहब, जी सतीश रेड्डी जो है ये इसके क्या हैं? जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। प्लस दूसरी बात, इनको एक आर्यभट्ट पुरस्कार जो है, आर्यभट्ट पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है? आर्यभट्ट पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है, पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को की गई थी इसरो की स्थापना। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक। और आजकल कोई अगर राज्य चर्चा में है तो सबसे ज्यादा चर्चा में कर्नाटक ही है। कर्नाटक में आपको पता है एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई साहब जो है, बॉम्बई साहब, ठीक है, एसआर बॉम्बई का तो मामला है। ठीक है, एसआर बॉम्बई मामला आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो अभी बॉम्बई साहब जो है यहाँ के क्या है मेरे मित्रों? सीएम है, सीएम यहाँ के हैं। प्लस थावरचंद गहलोत क्या है? थावरचंद गहलोत जो है, थावरचंद गहलोत जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल है। पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या हुआ करते थे? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, अभी कर्नाटक में एक विवाद खूब पनप रहा है, उस विवाद को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अब जरा सुनिएगा, आपके सामने हिजाब की वजह से, वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हो, हिजाब की घटना जो, हिजाब और गमछा, हिजाब और क्या, हिजाब क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपना चेहरा और शरीर का ऊपरी भाग ढकने के लिए जिस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है उसे हिजाब कहते हैं, और उसको लेकर के खूब चर्चाएं आजकल हो रही है। लेकिन ये सब खराब बातें हैं। इसरो के बारे में आपको बता दिया। सोमनाथन जो है क्या है? सोमनाथन इसके वर्तमान में क्या है? सोमनाथन इसके प्रमुख हैं। और आपका जो डीआरडीओ है इसका ध्येय वाक्य क्या है? आप लोग ये बताइए। बलस्य विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम है, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञानम, ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य, जो कि परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो आपको सही बता दिया मैंने। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ क्या किया है भारतीय सेना ने? एक कॉन्कर्स एम नाम की, किस नाम की? कॉन्कर्स एम, कॉन्कर्स एम नाम की एक क्या है? एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टेक, आपसे पूछा जा सकता है कॉन्कर्स एम क्या है? तो एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड क्या है? मिसाइल है। और मिसाइल प्रणाली, मिसाइल के जनक या मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइलों के क्षेत्र में ही अच्छा काम करने के लिए जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो मेरे हिसाब से यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर मित्रों है। कक्षा 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम, जिसे पड़ोस स्कूल या प्रेस शिक्षालय किस राज्य ने शुरू किया है? इस नाम की पहल से किसने शुरू किया है? जरा बताओ भैया, क्या है इसका सही जवाब? कक्षा 1 से 7 तक कौन सा कार्यक्रम है? प्रेस शिक्षालय, इसको आप कह सकते हो प्रेय शिक्षालय, इसको कह सकते हो शिक्षालय। ये पहल है, इस राज्य की शुरू की गई है। इसी को हम लोग कहते हैं पड़ोस स्कूल। क्या कहते हैं? पड़ोस स्कूल कहते हैं। पड़ोस स्कूल इसे ही कहा जाता है। प्लस दूसरी बात, इसे ही ओपन एयर क्लासरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एयर क्लासरूम, ओपन एयर क्लासरूम। हमारे यहां तो चलती यही है भैया, राजस्थान में तो आज भी यही चल रहा है। सरकार को इस प्रकार की योजना चलाने की जरूरत नहीं है। यहां तो अधिकांश आबादी पढ़ी ऐसी स्कूलों में है जहां ओपन एयर क्लासरूम हो। तो अभी राजस्थान के अलावा कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसने 1 से 7 तक के बच्चों के लिए इस प्रकार की कक्षाएं शुरू की है? उसका नाम है पश्चिमी बंगाल। ममता दीदी ने ऐसा किया है। कहां पर? पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, यानी ममता दीदी जो है इसने ऐसा कर दिया है। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल
कांग्रेस जो पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की क्या है, अध्यक्ष है। और कहां की, ये भाई साहब पश्चिमी बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है। इन्होंने इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू की है। जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो बंगाल दो भागों में बंटा था, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। जो आज का पश्चिमी बंगाल है वही उस समय का पश्चिमी बंगाल था, लेकिन पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश जो है वो बनेगा। यहां पर जब चुनाव चले थे तो खेला दिवस नाम से एक दिवस बहुत चर्चा में आया था, जो आजकल उत्तर प्रदेश में चर्चा में बन रहा है। राजस्थान में ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक है स्मार्ट कार्यक्रम, SMART कार्यक्रम स्मार्ट, और एक आजकल शुरू किया गया स्टार कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रम जरूर ध्यान रखना, स्मार्ट और स्टार्ट। स्टार कार्यक्रम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किए गए क्या है, कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार ने इन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। मणिपुर में और गोवा में अभी चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के क्या हो रहे हैं, यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। गोवा वो पहला राज्य है जहां पर जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, चुनाव में भागीदारी देने के लिए, ठीक है। यहां पर सेक्स वर्कर्स जो हैं उनको चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पहली बार गोवा चुनाव आयोग जो है उसने इनको अनुमति प्रदान की है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और पश्चिमी बंगाल इसका क्या है, सही जवाब है। पश्चिमी बंगाल में आपको ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, कलकत्ता है। कलकत्ता में ईडन गार्डन स्थित है, ईडन गार्डन जिसको क्रिकेट का भारत में बादशाह के रूप में उसे जाना जाता है। प्लस पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता से ही हमारे सौरव गांगुली जो है, सौरव गांगुली, ये कहां है, BCCI के अध्यक्ष है, ये आते हैं। प्लस ध्यान रखना पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा जो है क्या है, पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में यूनेस्को जो है उस यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में क्या किया गया, सांस्कृतिक धरोहर सूची में उसे शामिल किया गया। आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल बनने की पूरी क्या रहेगी, संभावना रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप ये बात याद कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो। ये सवाल गोवा के संबंध में आ चुका है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त राज्य जो है वो गोवा है। प्लस इसके साथ साथ हर घर जल के माध्यम से, हर घर जल जो है, हर घर नल से जल पहुंचाने का मिशन भी पूरा करने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। ये बात परीक्षा में देखना है। चलिए मित्रों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है उसको देखो। 8 से 9 फरवरी को राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान एवं तकनीकी विभाग राजस्थान द्वारा कहां किया जा रहा है, आपको यह बताना है। 8 से 9 फरवरी को राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा कहां किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों कि लिटरेचर फेस्टिवल है, और वो भी विज्ञान का लिटरेचर फेस्टिवल है। वैसे लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान में ही आयोजित होता है, जयपुर में ही आयोजित होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान एवं तकनीकी विभाग राजस्थान द्वारा महाराजा कॉलेज जो है वो जयपुर में स्थित है, वहां पर इसका क्या किया गया है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी 8 और 9 तारीख को इसका आयोजन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है महाराजा कॉलेज जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, महारानी कॉलेज सर महाराजा आमने सामने है, डूंगर कॉलेज बीकानेर में स्थित है। देखिएगा महाराजा कॉलेज जो है, महाराजा कॉलेज राज्य का पहला साइंस कॉलेज आप लोग इसे कह सकते हो, क्योंकि इसे जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड जो है, क्या है, राम सिंह सेकंड जो है उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। राम सिंह सेकंड वही है मित्रों जो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के आमेर के महाराजा थे। प्लस 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, अंग्रेजों की सहायता भरपूर की इन्होंने 1857 की क्रांति में। प्लस इसके साथ साथ अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया था बाद में, एक तो आपको ध्यान रखना है कोटपुतली की जागीर दी थी। कोटपुतली जो है, इस कोटपुतली की क्या दी थी, जागीर प्रदान की थी, कोटपुतली की जागीर प्रदान की। प्लस इसके साथ साथ इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। कोटपुतली की जागीर दी और सितार ए हिंद, सितार ए क्या है, हिंद के नाम से इन्हें क्या किया गया, जाना गया।
तो महाराजा कॉलेज स्थित है। 28 फरवरी को एकदम सही है, विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है, आप लोग ये भी जानते हो 28 फरवरी के दिन, ठीक है, विज्ञान दिवस के रूप में जानते हैं। और महाराजा कॉलेज बिल्डिंग बहुत भव्य है, लेकिन पढ़ाई के मामले में अभी भी वो सुविधाएं यहां पर नहीं है, क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उसको ध्यान में रखते हुए इसने अपनी पहचान जो है वो खो दी है, और मेरे जैसे आदमी को भी यहां पर पढ़ने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ साइंस कॉलेज जिसे कहा जाता है उसका नाम महाराजा कॉलेज है। महारानी कॉलेज में सभी प्रकार के जो है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी प्रकार के जो कोर्स है वो चलते हैं, आर्ट्स वाले भी साइंस वाले, लेकिन महाराजा कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो साइंस कॉलेज है पूर्णतया, उसमें किसी भी प्रकार के आर्ट्स की स्ट्रीम जो है वो नहीं चलती है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज जो राजस्थान कॉलेज है, क्या है, संगठक कॉलेज राजस्थान कॉलेज है, उस राजस्थान कॉलेज में कला वर्ग के जो संकाय हैं वो चलते हैं। कला वर्ग जो है उस कला वर्ग के राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठक कॉलेज राजस्थान कॉलेज है, और साइंस की विज्ञान वर्ग की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो संगठक कॉलेज है उसका नाम महाराजा कॉलेज है। और लड़कियों के लिए कला और साइंस और कॉमर्स के लिए ये तीनों की तीनों लड़कियों के लिए महारानी कॉलेज है, लेकिन लड़कों के लिए कॉमर्स कॉलेज अलग से बनाया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, वह भी एक क्या है, संगठक कॉलेज है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान में उड़ीसा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर कच्छप ताप घात शैली में मंदिर का निर्माण कहां किया गया है, यह आपको बताना है। राजस्थान में उड़ीसा का जैसा सूर्य मंदिर है, ठीक है, हाँ जी, यहां पर ध्यान रखना कि सही जवाब क्या है, जरा देखो। राजस्थान में उड़ीसा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर कच्छप घात शैली में मंदिर जो है उसका निर्माण किया गया है। यह निर्माण कहां किया जा रहा है, जयपुर में, झालावाड़ में, करौली में, जोधपुर में। तो देखिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इस इक्वलिटी नाम के स्टैच्यू के लिए जो पत्थर गया है वो कहां से गया, यानी पत्थर से तराशी गई है, वो राजस्थान के सिरोही जिले के पत्थर से तराशी गई है। और लगाया कहां गया है, इसको हैदराबाद में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया। सिरोही का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है उसी की शैली पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान के कहां किया जा रहा है, झालावाड़ में उसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में किया जा रहा है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहीं अगर होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर कोई है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो अगर कोई है तो वो झालावाड़ है। लेकिन जिले के स्थान पर आपको पूछ ले स्थान कौन सा है, तो स्थान ध्यान रखना माउंट आबू है। क्या है, माउंट आबू जो है वो राजस्थान का वो स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर आपसे पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश पूछे, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हाड़ौती जो प्रदेश है आपका, क्या है, हाड़ौती वाला प्रदेश जो है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला आता है, वह है जहां पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये बातें आप लोग सब ध्यान रख पाओगे। हाँ, रानीवाड़ा जो है वो आपका स्थान है सिरोही का, वहां से इस पत्थर को ले जाया गया है। तो मेरे हिसाब से ये सब बात आप याद कर लोगे। झालावाड़, और झालावाड़ में भी जगह अगर पूछी जाए तो झालरा पाटन है। क्या है, झालरा पाटन जो जगह है, झालरा पाटन वो जगह जहां पर इसको क्या किया जाएगा, आपका निर्माण किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। यहीं से वसुंधरा राजे सिंधिया और इनके बेटे जो हैं वो दोनों यहीं से आते हैं, वसुंधरा राजे और इनके बेटे। तो चलिए झालावाड़ इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ज्यादा रुकने नहीं है इन सवालों पर। राजस्थान में 2021-22 में नवंबर तक, अप्रैल से नवंबर है ये पूरी जो जानकारी मैं बता रहा हूं, 2022 के वर्ष में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक जो कुछ भी हुआ उसके डाटा के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 2022 में निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम, अवरोही क्रम आपको बताना है, सही अवरोही क्रम आपको बताना है। और ये डाटा जो है वो मैं डेट लिख देता हूं, अप्रैल 2020 से लेकर के ये है नवंबर 2021 तक का जो डाटा है,
यानी दोनों ही 21 हैं। अप्रैल 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के जो डाटा है उसके आधार पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए जरा। जिंक है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कृषि वाहन है, ज्वेलरी है। कल एक सवाल आपको कराया था मैंने, इन जिलों का क्रम भी आपको मैंने बताया होगा कल की तारीख में कि भैया ऐसे ऐसे ध्यान रखना, इन इन जिलों से यह है चीजें जो है वो क्या है संबंधित है। जैसे कि आपको बताया होगा कि जिंक जो है वो कहां से, चित्तौड़गढ़ से। जिंक कहां से निर्यात होता है, सबसे ज्यादा जिंक होता है आपका चित्तौड़गढ़ से। जिंक कहां से, चित्तौड़गढ़ से निर्यात होता है, ये बताया था कल आप लोगों को। उसके बाद आपको बताया होगा फर्नीचर जोधपुर से। फर्नीचर, फर्नीचर कहां से होता है, तो फर्नीचर सबसे ज्यादा होता है जोधपुर से निर्यात किया जाता है फर्नीचर का। इसके अलावा आपको बताया होगा मोटर कार जो है, मोटर कार, ये मोटर कार जो है या मोटर वाहन जो है या मोटर कार जो है वो कहां से ज्यादा होता है, तो अलवर जिला बताया होगा, अलवर, अलवर। और कृषि वाहन जो है वो, कृषि वाहन जो है वो कहां से निर्यात होते हैं, तो कृषि वाहन भी अलवर से निर्यात होता है, ये भी आपको कल ही बताया होगा, कृषि वाहन अलवर से। ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी वो है, ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी सबसे ज्यादा कहां से, जयपुर से निर्यात की जाती है। ये बात कल की क्लास में हुई थी, लेकिन कल वाला सवाल अलग तरीके का था, आज वाला अलग तरीके का। कल तो इन सबको मैच करना था आपको, इन सबका मिलान करना था, लेकिन आज मिलान नहीं करना। आज आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वस्तु है जिसका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे बताना है। तो राजस्थान से सबसे ज्यादा इस अवधि के दौरान, अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 के दौरान सबसे ज्यादा जिंक का निर्यात किया गया, उसके बाद फर्नीचर का, इसके बाद मोटर कार का, इसके बाद कृषि वाहन का, और सबसे कम ज्वेलरी का। क्योंकि पता ही है ज्वेलरी जिंक का कैसे मुकाबला करेगी, तो इसका सही जवाब यह है सबसे ज्यादा किसका, जिंक का, उसके बाद फर्नीचर का, उसके बाद मोटर कार का, उसके बाद कृषि वाहन, और लास्ट में सबसे कम किसका, ज्वेलरी का निर्यात किया गया। ए ऑप्शन इसका एकदम क्या है, सही है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस जो है वो 1 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में करने जा रहा है। इस प्रकार के लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास के जो हैं वो अभी क्या हुए, समझौते हुए राजस्थान सरकार के साथ, ऐसा किया गया है। तो आपसे पूछा है 1 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में कर रहा है। राज्य सौर ऊर्जा में कर्नाटक को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है। राज्य की कुल स्थापित सौर क्षमता कितनी है, आपको यह बतानी है। राज्य की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो देखिए मेरे मित्रों, राजस्थान में 9522 मेगावाट जो है इतनी सौर क्षमता स्थापित हो चुकी है। स्थापित क्षमता है, ये क्या है, स्थापित क्षमता जो है वो हमारी इतनी है, स्थापित क्षमता जो है वो इतनी है। और हम कितने का स्थापना कर सकते हैं, तो ये हमारी है यहां पर क्या है, उत्पादन क्षमता इतनी तक जा सकती है। यानी संभावित जो है, संभावना, संभावना जो है, संभावना कितनी क्षमता की है, 142 गीगावाट की हम स्थापना यहां पर कर सकते हैं। और अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप, उस अडानी ग्रुप ने यह कहा है कि हम राजस्थान में लगभग 9700 मेगावाट के क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अरे भाई नागौर से होता है डीके जाट साहब, लेकिन आप तो मेरी बातों को पूरा सुनते तो आपको जवाब मिल जाता। मैंने कहा अक्टूबर जो अवधि आपको बताई थी मैंने, अप्रैल 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के डाटा के आधार पर जो बात सामने आई थी वो मैंने आपके सामने रखी है। यहां हम रेगुलरली जो एक फिक्स जिले का नाम नागौर का आता है उसका नाम नहीं लिया है, हम बात कर रहे हैं कि उस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा कहां से ये चीजें निर्यात हुई। वैसे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में अन्य चीजों का निर्यात होता है इसके अलावा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं की, वो बात करेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। थोड़ा धैर्य करिए, 2-3 दिन में आ ही जाएगा। तो 142 गीगावाट है, संभावना क्या है वो आपके सामने मैंने रख दी, इतने गीगावाट की है। अडानी ग्रुप 9700 मेगावाट जो है वो अडानी ग्रुप इसकी क्या कर रहा है, स्थापना करने के बारे में एमओयू किया है। ऐसे कई कंपनियां भारत में आ रही है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। अक्षय ऊर्जा में 1 लाख करोड़ का निवेश जो है वो कौन कर रहा है, रिलायंस कर रही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा, 15 नंबर सवाल क्या है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1001 गांवों के सभी घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। इस मामले में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, आपको यह बताना है। तो देखिए भैया राजस्थान ने क्या किया है मेरे मित्रों,
कि यहां पर 1000 जो हमारे नए मंत्री बने हैं जल विभाग के, वो आपको पता है पहले सचेतक की भूमिका में हुआ करते थे राजस्थान के विधानसभा में। उनको क्या किया गया है, महेश जोशी का नाम आपने सुना होगा, महेश जोशी का, उनको नया मंत्री बनाया गया। और उन्होंने कहा है कि हमने 1001 गांवों के तक नल के माध्यम से जल जो है वो पहुंचा दिया है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। किसकी? जल शक्ति मंत्रालय की। जल शक्ति मंत्रालय जो है, इस जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है। इसमें ध्यान रखना, जितने गांवों में पहुंचाया गया राजस्थान में, उसमें सबसे ज्यादा गांव किसके हैं? गंगानगर जिले के हैं। उसके बाद सेकंड नंबर नागौर जिले के हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर राजसमंद के हैं। और चौथा स्थान किसका है? चूरू जिले का है। राजस्थान में गंगानगर, नागौर, राजसमंद, चूरू, इनमें सर्वाधिक गांवों में क्या किया गया है? नल के माध्यम से जल पहुंचाने वाले कनेक्शन जो है वो किए गए हैं और सभी घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। इस मामले में सबसे अग्रणी जिला जो है वो गंगानगर है, जिसके सर्वाधिक गांवों तक इसकी क्या की गई है? पहुंच स्थापित की गई है। यह भी मेरे हिसाब से आपको ध्यान रह जाएगा कि गंगानगर इसका सही जवाब है। महेश जोशी जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? वर्तमान में मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। शेखावत इस मंत्रालय के क्या है साहब? मंत्री हैं। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आपको याद रह ही जाएगी कि इन गांवों को लेकर के हमें क्या क्या बातें याद करनी है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा गांव गंगानगर के, फिर नागौर के, फिर राजसमंद के, फिर चूरू के। अगला सवाल क्या है जरा देखो, यहां सवाल है नहीं। तो अब मित्रों मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, जरा जल्दी से सुनिएगा। क्या है आपका अगला पॉइंट जो है वो, राजस्थान में अभी क्या किया गया है, कल के दिन विभिन्न विभाग जो हैं, उन विभिन्न विभागों में अलग अलग आयोग बने हुए हैं। उन अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो सरकार ने कर दी है लंबे समय के बाद। तो वो मैं कुछ लिस्ट आपके सामने बता रहा हूं। एक साथ आपको सारे याद होंगे नहीं, मैं दो दो तीन तीन करके क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने मैं रखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि मैं एक बार आपको बता जरूर देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर चंद्रभान जो हैं, यानी राज्य स्तरीय जो विभिन्न आयोग और बोर्ड हैं, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है आपके पास, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट पर हम बात करेंगे। चंद्रभान, डॉक्टर चंद्रभान को 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति जो है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। रामेश्वर डूडी को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष ही बनाया है, अध्यक्ष इसके सामने लिखा नहीं है। महादेव सिंह खंडेला जो है, इनको अध्यक्ष है राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को बनाया गया। अरे देखना है नहीं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको करा दूंगा, मैं अभी जो बोल रहा हूं उनको सुनते जाइए। फिर है रामेश्वर डूडी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। महादेव सिंह खंडेला राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। ब्रिज किशोर शर्मा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जुबेर खान मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष धीरज कुमार गुर्जर हैं। फिर है रफीक खान, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष हैं रफीक खान, ठीक है। इसके बाद राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा हैं। फिर है राजस्थान गौ सेवा आयोग, मेवाराम जैन है। वक्फ विकास परिषद हाकम अली खान है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आगे चल रहा हूं। डांग क्षेत्रीय विकास मंडल जो उसके लाखन सिंह मीणा है। देवनारायण बोर्ड के जोगेंद्र सिंह अवाना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो आयोग है उसका अध्यक्ष राजस्थान के चूरू जिले की जो कृष्णा पूनिया सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनको बनाया गया है, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो, दिख नहीं रहा तो देखना है नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने ये सब रख दूंगा और आप कहोगे तो आज रोक देंगे, कल पढ़ा देंगे, क्योंकि लगभग ये मानकर चलिए 50 से अधिक ऐसे आयोग और बोर्ड हैं, 50 से अधिक आयोग और बोर्ड हैं जिनके अध्यक्ष जो हैं उनको बनाया गया है। तो मैं आपको ये पीडीएफ ही सेंड कर देता हूं, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और इस पूरे की पैनल पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी इस नाम पर, REAL NEWS जो है वो इस पर आपको मिलेगी। अब दिख रहे होंगे सारे, नहीं दिख रहे अभी भी,
ठीक है, यहां पर नहीं मिले तो 8947 832370 ये नंबर जो है इन पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप पीडीएफ लिखकर, उसके बाद आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी। ये सभी जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बनाए गए सरकार के द्वारा, उन सबको ध्यान रखना है। तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पैनल पीडीएफ और ये सब कुछ मिलने वाला है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा वहां पर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज की क्लास की संपन्नता की ओर, क्योंकि ये पीडीएफ पूरी भेजनी पड़ेगी। एक एक पढ़ाऊंगा तो देख लो, 2 लिस्ट जारी की है सरकार ने। कितनी? 2 लिस्ट सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसमें 44 नाम है टोटल। कितने हैं? 44 नाम है। इसमें से आपको सारे याद नहीं करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। 44 में से जो इंपोर्टेंट होंगे वो सब आपको क्वेश्चन के हिसाब से करवा दिए जाएंगे। बाकी सब बातें हम अगली क्लास में यानी कि कल करने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं कल। आप सभी आनंद से पढ़ाई करते रहिएगा। जब सोच लिया तो डरना क्या मित्रों, अब आगे बढ़ते जाइए और जब तक सफलता नहीं मिले तब तक पीछे नहीं हटना। अपने पैर जो है वो जमाए रखिए इस संग्राम में, एक दिन जीत आपकी निश्चित होगी। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।